नई कविता की काव्यगत विशेषताएं। प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। नई कविता प्रयोगवाद की नींव पर ही खड़ी है, फिर भी कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, ईमानदार अनुभूति का आग्रह, सामाजिक एवं व्यक्ति पक्ष का संश्लेषण, रोमांटिक भावबोध से हटकर नवीन आधुनिकता से संपन्न भावबोध एक नया शिल्प को गढ़ता है। वादमुक्त काव्य स्वाधीन चिंतन की व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठा, क्षण की अनुभूतियों का चित्रण, काव्य मुक्ति, गद्य का काव्यात्मक उपयोग, नए सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति, अनुभूतियों में घनत्व और तीव्रता, राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग, नए प्रतीकों, बिंबों, मिथकों के माध्यम से तथा आदर्शवाद से हटकर नए मनुष्य की नई मानववादी वैचारिक भूमि की प्रतिष्ठा नई कविता की विशेषता रही है। अब इन विशेषताओं पर विस्तार में देखें। पहली विशेषता के रूप में नई कविता की जो बात उभरती है वह उसकी अनुभूति की सच्चाई और उसका यथार्थ बोध। नई कविता अनुभूत क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति लघु मानव की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, वह सब कविता का कथ्य है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में व्यापक हो सकती है। नई कविता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है और ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्त करती है। इसमें मानव को उसके समस्त सुख दुखों, विसंगतियों, विडंबनाओं को उसके परिवेश सहित स्वीकार किया गया है। इसमें न तो छायावाद की तरह समाज से पलायन है, न ही प्रयोगवाद की तरह मनोग्रंथियों का नग्न चित्रण या घोर व्यक्तिनिष्ठ अहम भावना। ये कविता ईमानदारी के साथ व्यक्ति की क्षणिक अनुभूतियों को, उसके दर्द को संवेदनापूर्वक ढंग से अभिव्यक्त करती है। रघुवीर साय की कविता में आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरस सी कविता पढ़ी, आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा, जी भर कर शीतल जल से स्नान किया, आज एक छोटी सी बच्ची आई, तिलक मेरे कंधे पर चढ़ी, आज आदि से अंत तक एक पूरा गान किया, आज जीवन फिर शुरू हुआ। और गेय की कविता में कहा जाए तो नई अनुभूतियाँ इस तरह से प्रकट होती हैं। चेहरे थे असंख्य, आँखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, पर दो, केवल दो मेरे मन में कौंध गई, मैं नहीं जानता किसकी वे आँखें थी, नहीं समझता फिर उनको देखूँगा, परिचय मन ही मन चाहा तो उद्यम कोई नहीं किया, किंतु उसी की कौंध मुझे फिर दिखाती है, ये परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है, सब आँखों से, सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। नई कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था है, जीवन को इसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। नई कविता में जीवन को जीवन के रूप में देखा है, उसमें कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की। नई कविता किसी वाद में बंधकर नहीं चलती, इसलिए अपने कथ्य और दृष्टि में विस्तार पाती है। नई कविता का धरातल पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से व्यापक है, इसलिए इसमें विषयों की विविधता है। एक अर्थ में ये पुराने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति विद्रोह प्रतीत होती है और उनसे बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहती है। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। यदि ये मात्र फार्मूले हैं, मात्र ओढ़े हुए हैं और जीवन की नवीन अनुभूति, नवीन चिंतन, नवीन गति के मार्ग में आते हैं, इन मान्य फार्मूलों को, मूल्यों की विघातक विसंगतियों को अनावृत करना सृजनात्मकता से असंबद्ध नहीं है, वरन सर्जन की अनुकूलता ही है। नई कविता के कवियों में से अधिकांश प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके थे। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की अपेक्षा अधिक व्यापक और मानवीय संदर्भ, उनकी समस्याएं और विज्ञान के नए आयाम से जुड़कर नई कविता ने अपना विषय विस्तार किया। आम आदमी जिस पीड़ा को झेलता है
औसत आदमी, मध्यवर्गीय जिस जीवन को जीता है वही लघु मानव इस कविता का एक नायक बनता है। इसे इतिहास ने अब तक अपने से अलग ही रखा है, इसलिए नई कविता उनकी पीड़ा और तनाव झेलती है। तुम हमारा जिक्र इतिहासों में नहीं पाओगे और न उसका राह का बात सुनी, क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। मनुष्य के भीतर मानवता का अंश शहर दंश से कैसे नष्ट हो जाता है और वह स्वार्थ के संकीर्ण संसार में जीवित रहने के लिए कैसे विवश कर दिया जाता है। अज्ञेय ने इस पीड़ा को कविता में यूं बयां किया है। बड़े शहर के ढंग और हैं, हम गोटे हैं यहाँ, दाव गहरे हैं उस चौपड़ के। श्रीकांत वर्मा के शब्दों में शहरी जिंदगी का सच, चिमनियों की गंध में डूबा शहर, शाम थक कर आ रही है कारखानों में। नई कविता का तीसरा प्रमुख विशेषता है मानवतावाद की नई परिभाषा। नई कविता मानवतावादी है, पर इसका मानववाद मिथ्या आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। इसकी यथार्थ दृष्टि मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसकी उलझी हुई संवेदना चेतना के विभिन्न स्तरों पर अनुभूत परिवेश की व्याख्या करने की कोशिश करती है। नई कविता मनुष्य को किसी कल्पित सुंदरता और मूल्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके तड़पते दर्दों और संवेदनाओं के आधार पर बड़ा सिद्ध करती है। यही इसकी लोक संप्रक्ति है। अज्ञेय की एक कविता है, अच्छा खंडित सत्य, सुघर निरभ्र मृषा से अच्छा, पीड़ित प्यार अकंपित निर्ममता से, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढलते समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से, अच्छा सार्थक मौन व्यर्थ के श्रवण मधुर छंद से, अच्छा निर्धन दानी का उघड़ा उर्वर दुख धनी सोम के बंजर धुआं घुटे आनंद से, अच्छे अनुभव की भट्टी में तपे हुए कण दो कण अंतर दृष्टि के, झूठे नुस्खे रूढ़ी उपलब्धि पराई के प्रकाश से, रूप शिव रूप सत्य सृष्टि के। नई कविता की चौथी विशेषता है कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्ति का संदेश। नई कविता स्वयं को किसी विषय से अछूता नहीं समझती। नई कविता समाज की वर्जनाओं और व्यक्ति की कुंठाओं से निकलकर स्पष्ट और कोमल अनुभूतियों को यथार्थ की कसौटी पर कसकर अभिव्यक्ति देती है। उसमें यदि आदर्श के प्रति लगाव नहीं है तो अनुभूति के प्रति ईमानदारी में भी कोई कपट नहीं है। नए कवि में आवाज़ उठाई कि हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात हमसे न कीजिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में एक मार्के की बात कही कि नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्बीली गरीबी का काव्य है, जिसमें व्यक्ति की चेतना जीवन के सारे व्यापारों में, खेत खलिहान में, नगर गांव में, व्यापक धरातल पर व्यक्ति की अनुभूतियों को स्वर देती है। मर्यादा और आस्था इस साधारण व्यक्ति के लिए कोई माने नहीं रखते। ज्ञान और मर्यादा उसका क्या करें हम? उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे, या उनको बिछाएंगे? नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है बौद्धिकता का आग्रह। नई कविता में केवल भावबोध की अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि उसमें तर्क, बुद्धि, विवेक और विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में उसकी प्रकृति है प्रत्येक सत्य को विवेक से देखना, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना। बाह्य परिस्थितियों के प्रति सतर्क और सचेत होकर कवि मानसिक विश्लेषण की ओर बढ़ता है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। नई कविता विसंगतियों के बोध को अनावृत करती है, मानव नियति को लेकर उसकी विसंगतियों के प्रति जागरूक रहती है। भारतीय राजनीति में निरंतर जो विसंगतियाँ उभरी हैं, सामाजिक और आर्थिक धरातल पर जो विरोधाभास आए हैं, उसे ये कविता मोहभंग की स्थिति में उजागर करती है। यही कारण है कि इसमें आक्रोश, नाराजगी, घृणा, विद्रोह भर आता है। आक्रोश के साथ निषेध के स्वर तेवर भी इसमें देखे गए हैं। आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ,
केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं और धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना देती हैं। नई कविता में द्वंद्व और संघर्ष का स्वर मुखर हुआ है। संघर्ष काव्यात्मक बनावट में सामाजिक बुनियादी मुद्दों को उठाता है आज की व्यवस्था में, और उस व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों कविता संघर्ष का ढूंढते। इस संघर्ष आत्मीय प्रसंगों में भी उभरता है, उसमें सामाजिक और मानवीय व्यापार संदर्भ उभरते हैं। ये कविताएं विषमता से जूझती हैं और नया रास्ता सुझाने का प्रयास करती हैं, परिस्थितियों को बदलने और उनसे बाहर निकलने की छटपटाहट में देखी जाती है। ये समस्याओं को पहचानती हैं। जब भी मैंने उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है अपने परिवेश संबंधी सत्यों को प्रकट करना। नई कविता में समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में व्यक्त किया है। विषय या अनुभूति के अभिजात्य और भिन्न भिन्न दृष्टियों या वादों से बने हुए उनके घेरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को, प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से उभारने में ही नई कविता की सार्थकता समझी। बदले हुए संदर्भों में परिवेशगत परिवर्तन केवल नगर के जीवन में ही नहीं, बल्कि इस नगरीय यांत्रिकता का दबाव गांव के जीवन पर भी पड़ा। उस ओर भी मूल्यों का विखंडन हुआ और जीवन में तनाव बढ़ा। परिवेश के परायेपन से उपजी पीड़ा नॉस्टैल्जिया के रूप में प्रकट हुई। नई सभ्यता ने केवल शहर के आदमी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि गांव के आदमी को भी गांव से बेगाना कर दिया। याद आते घर, गली चौपाल, कुत्ते, मेमने, मुर्गे, कबूतर, नीम तरु पर सूख कर लटकी हुई कड़वी तुरई की बेल, टूटा चबूतरा, उखड़े ईंट पत्थर, बेसुधी पोशाक पहने गांव के भगवान मंदिर। आज की शहरी रोज़मर्रा जिंदगी की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्ति नई कविता में मिली है। इन अभिव्यक्तियों को, जो पल पल के अंतर्विरोधों की उपज है, ऊपर से रंगीन दिखाई देने वाली शहरी जिंदगी व्यक्ति को कितना विदेह कर देती है, और विदेह होकर भी आज का आदमी दर्द से छुटकारा नहीं पाता, और वह केवल दर्द बनकर रह जाता है। भारत भूषण अग्रवाल की एक कविता देखी जा सकती है। और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर छोड़ आया हूँ दफ्तर में, हाथ बस में ही टंगे रह गए हैं, फाइलों में ही समा गई है, मुंह टिफ़नों से ही चिपटा सब सटा होगा, और पैर हो न हो क्यों में रह गए हैं, तभी तो मैं आज घर आया हूँ देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय परंपरा का सार है, पर उसमें क्या ये थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। नई कविता यथार्थ की पीड़ा का चित्रण करती है। वास्तव में व्यक्ति की पीड़ा की कविता है। प्रयोगवाद कविता में जहाँ व्यक्ति के आंतरिक तनाव और युद्धों को उकेरता है, वहीं नई कविता में वह व्यापक सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। जिंदगी की मारक स्थितियों को, उसकी ठोस सच्चाइयों को और राजनीतिक सरोकारों को ये कविता भुलाती नहीं है, पर यह न तो उत्तेजना बढ़ाती है, न ही कभी भावुकता का शिकार होता है। अपने अनुभव के सत्य को कभी बाहर के संसार के सत्य से भी जोड़ता है। इससे नई कविता का काव्यानुभव पुरानी कविता के काव्यानुभव से अलग तरह का हो जाता है। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव है सब और, पत्ते न खड़कें, सेना ने घेर ली है सड़कें। नई कविता व्यंग के तेवर को तीखा करके प्रस्तुत करती है। नई कविता ने व्यंग के तेवर को अधिक पैना और धारदार बनाया है। समस्याओं को समझकर उस पर व्याख्यान करने की अपेक्षा उसे कसे हुए सीधे शब्दों में प्रकट किया है। ये व्यंग भी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है और इसका क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण फिर चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, व्यक्ति अथवा समाज, आदर्श हो या यथार्थ, सब पर व्यंग की पैनी धार चली है। बड़े बड़े आदर्श वाक्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखवा कर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो, उन्हें अपनी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का अर्घ्य दो।
नई कविता वादों से मुक्त है। नई कविता किसी वाद से बंधी हुई नहीं है। ये उस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। शायद यही कारण है कि प्रगतिवादियों ने भी नई कविता की धुन में कविता लिखनी शुरू कर दी। रांगे राघव जैसा प्रगतिशील कवि नई कविता के युग में अपने काव्य भाषा को अक्षुण्ण रखते हुए नई कविता के योजना में कविता लिखता है। ठहर जा जालिम महाजन, तनिक तो तू खोल वह मदिरा, विघूर्णित आँख अपनी देख कहाँ सो लाया, बता संपत्ति कहाँ से लाया, बता साम्राज्य। नई कविता नारी के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण लेकर आती है। वह छायावादी कवियों की दृष्टि जहाँ सम्मानपूर्वक थी, स्नेह वात्सल्यपूर्ण श्रद्धापूर्ण थी, प्रसाद निराला और पंत ने नारी को अत्यधिक आदर और गौरव के साथ स्मरण किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में। आदि पंक्तियों में प्रसाद ने नारी को जो उच्च स्थान दिया वह इस युग के कवियों ने नहीं दिया। नर नारी के बीच सृष्टि के आरंभ से ले आ रहे संबंधों पर रघुवीर आता है। नारी बिचारी है, पुरुष की मारी है, तन से विक्षुब्ध है, मन से मुदित है, लपक झपक अंत में चित्त है। पर नई कविता ने नारी को एक मानवी के रूप में देखा और उसकी वास्तविक मानसिक संवेदनाओं को प्रकट किया। ये उसकी शक्ति है। सामान्य के प्रति सौंदर्य बोध नई कविता की एक अनोखी विशेषता है। उसका नई कविता का सौंदर्य शास्त्र और उसका सौंदर्य बोध निश्चय ही अनेक संदर्भों में व्यापक हुआ है। उसमें सच्चाई, टकराव, मोहभंग की नई चेतना के रूप में आई है। यह कविता आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों से भी अब परहेज नहीं करती। इसमें फिर से पेड़ पौधे, पक्षी, बच्चे, माँ, गांव, शहर, वतन, रोमांस, प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ है। इससे अनुभूति को नए पंख लगे और उसने काव्य में नए रूप धरे।